भारत का रासायनिक उद्योग। हाल ही में नीति आयोग ने रासायनिक उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी को बढ़ावा देना, केमिकल इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन शीर्षक रिपोर्ट जारी की है। रसायन और पेट्रोकेमिकल्स। रसायन पदार्थ ऐसा पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संरचना एवं विशिष्ट भौतिक रासायनिक गुण होते हैं। पेट्रोकेमिकल्स मुख्यतः पेट्रोलियम परिशोधनों से प्राप्त रसायन, साथ ही कोयला, प्राकृतिक गैस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे मक्का, पाम, गन्ना से प्राप्त होते हैं। भारत में रासायनिक उद्योग के प्रमुख क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। उद्योगों की संरचना एवं चुनौतियाँ। संरचनात्मक बाधा एथिलीन एवं प्रोपिलीन जैसी आयातित फीडस्टॉक जो पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन के उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं। पर निर्भरता घरेलू उत्पादन क्षमता को सीमित करती है। भारत में रासायनिक उद्योग के प्रमुख खंड में पेट्रोकेमिकल सबसे बड़ा खंड। इसमें पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर तथा परफॉर्मेंस प्लास्टिक्स शामिल होते हैं। विशेष रसायन में उच्च मूल्य एवं अपेक्षाकृत कम उत्पादन मात्रा वाले रसायन जैसे कृषि रसायन, पेंट्स, कोटिंग्स एवं सरफेक्टेंट्स। अकार्बनिक रसायन में निर्माण, जलोपचार तथा खाद्य रसायन जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों में प्रयुक्त रसायन। उदाहरण के लिए उर्वरकों में प्रयुक्त अमोनिया। अन्य रसायन गैर कोर में उर्वरक, फार्मास्यूटिकल्स, टीके, इंजेक्टेबल चिकित्सा उपकरण तथा पर्सनल केयर उत्पाद जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट। भारत का रासायनिक उद्योग वैश्विक स्तर पर छठा सबसे बड़ा रसायन उत्पादक है। एशिया में तीसरा। जीडीपी योगदान भारत में जीडीपी का 7% योगदान देता है। बाजार का आकार 220 अरब डॉलर है। वैश्विक हिस्सेदारी वैश्विक रसायन खपत का 3 से 3.5% तक। व्यापार गतिशीलता निर्यात 44 अरब डॉलर, आयात 75 अरब डॉलर है। व्यापार घाटा 31 अरब डॉलर। शीर्ष आयात स्रोत में चीन 35 से 35%, उसके बाद अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण कोरिया। हरित रसायन रासायनिक उत्पाद एवं प्रक्रियाओं का एक प्रकार है जो खतरनाक पदार्थों के उत्पादन को कम या समाप्त कर देता है, जिसका उद्देश्य रासायनिक उद्योग को पर्यावरण के प्रति अधिक अनुकूलन एवं सतत बनाना है। रासायनिक उद्योग के लिए सरकारी योजनाएं एवं पहले रासायनिक संवर्धन विकास योजना CPDS 1997, ज्ञान सृजन, अध्ययन, सर्वेक्षण, प्रचार सामग्री, सेमिनार, सम्मेलन के माध्यम से क्षमता निर्माण एवं नवाचारों के माध्यम से रासायनिक उद्योग की वृद्धि को समर्थन प्रदान करता है। न्यू स्कीम ऑफ पेट्रोकेमिकल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE उत्पाद विकास प्रौद्योगिकी उन्नयन प्रौद्योगिकी नवाचार हेतु स्थापित जैव पॉलीमर पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं तथा जल उपचार जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है। प्लास्टिक पार्क योजना उन्नत अवसंरचना साझा सुविधाओं के साथ प्लास्टिक पार्कों का विकास कर प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग को सुदृढ़ एवं समेकित करना है। पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र PCPIR नीति 2007 एकीकृत पर्यावरण अनुकूल एवं क्लस्टर आधारित विकास मॉडल के माध्यम से उच्च गुणवत्ता और संरचना उपयोगिताएं तथा प्लास्टिक्स प्रदान कर निवेश आकर्षित करने एवं रोजगार सृजन का उद्देश्य। भारत द्वारा जारी एल्यूमीनियम एवं कॉपर विजन दस्तावेज। हाल ही में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्रालय ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप एल्यूमीनियम तथा कॉपर विजन दस्तावेज जारी किया है।
कोयला मंत्रालय एवं खान मंत्री ने विकसित भारत एडजे 2047 परिकल्पना एल्युमिनियम कॉपर विजन दस्तावेज जारी किया है। एल्युमिनियम विजन दस्तावेज का उत्पादन विस्तार में लक्ष्य एल्युमिनियम उत्पादन में 4.5 मिलियन टन प्रति वर्ष MTPA से बढ़कर 2047 तक 37 MTPA करना है। मांग आपूर्ति हेतु 20 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की आवश्यकता है। प्रमुख रणनीतिक स्तंभ में कच्चे माल की सुरक्षा 2047 तक बॉक्साइट उत्पादन में 150 MTP तक विस्तारित करना है। चक्रीय अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय एल्युमिनियम पुनर्चक्रण दर को दोगुना करना है। निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी सूक्ष्म ऊर्जा प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के अनुरूप निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण को प्रोत्साहन करना है। आत्मनिर्भरता एल्युमिनियम उत्पादन तथा कच्चे माल की सुरक्षा में आत्मनिर्भरता पर विशेष बल देना है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता यह विजन 2047 तक वैश्विक एल्युमिनियम बाजार में 10% हिस्सेदारी के साथ भारत को एक वैश्विक एल्युमिनियम हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। कॉपर विजन दस्तावेज अनुमान मांग वृद्धि 2047 तक कॉपर मांग में 6 गुना वृद्धि का अनुमान है। दस्तावेज का उद्देश्य बढ़ती घरेलू मांग की पूर्ति के साथ साथ कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। क्षमता विस्तार 2030 तक 5 मिलियन टन प्रति वर्ष MTPA की पिघलने और परिष्करण स्मेल्टिंग एवं रिफाइनेंसिंग क्षमता जोड़ने की योजना है। रणनीति में द्वितीयक परिशोधन प्रक्रियाओं के विस्तार तथा घरेलू पुनर्चक्रण क्षमताओं को सुदृढ़ करने का बल, कच्चे माल की सुरक्षा, वैश्विक भागीदारी के माध्यम से विदेशी खनिज परिसंपत्तियों को सुरक्षित कर आयात निर्भरता में कमी। उद्योग 5.0 के साथ भारत उद्योग 5.0 के साथ एक बड़ी संरचनात्मक रूपांतरण की ओर अग्रसर है, जिसमें मानवीय सृजनात्मकता एवं उन्नत प्रौद्योगिकी का समन्वय किया जाता है। इसके लिए तकनीकी एवं मानव केंद्रित कौशल से युक्त भविष्य आधारित कार्यबल की आवश्यकता है। उद्योग 5.0 पाँचवीं औद्योगिक क्रांति जो औद्योगिकरण के मानव केंद्रित चरण का प्रतिनिधित्व करती है। केंद्र बिंदु में दक्षता, संधारणीयता, व्यक्तिकरण, लचीलापन तथा नैतिक परिणामों को प्राप्त करने हेतु मानव मशीन साझेदारी है। उद्योग 4.0 में से अंतर उद्योग 4.0 स्वचालन, दक्षता और स्मार्ट प्रणालियों को प्राथमिकता देता था। उद्योग 5.0 प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं में मानव की भूमिका को पुनर्स्थापना, जहां सृजनात्मकता, अनुकूलनशीलता और नैतिकता को केंद्रीय स्थान दिया जाता है। उद्योग 5.0 की प्रमुख विशेषताओं में मानव केंद्रित श्रमिक का विस्थापन नहीं बल्कि मशीनों द्वारा सशक्तिकरण, सहयोग, मनुष्यों के साथ कार्य करने वाले कोबोट सततता या संधारणीयता, हरित प्रौद्योगिकियों, संसाधन अनुकूलन एवं अपशिष्ट की कमी, अनुकूलन या लचीलापन, महामारी एवं भू राजनीतिक प्रभावों जैसे व्यवधानों का सामना करने की क्षमता, व्यक्तिकरण, वृहद स्तर पर निर्माण से हटकर व्यक्तिगत उत्पाद एवं सेवाओं की ओर संक्रमण। उद्योग 5.0 के अनुप्रयोग में विनिर्माण, अनुकूलित उत्पादन में उच्च सुरक्षा के साथ श्रमिकों की सहायता करने वाले कोबोट, स्वास्थ्य सेवा, AI संचालन, चिकित्सा उपकरण एवं व्यक्तिकृत उपचार जैसे कि पूर्वानुमानकता, स्वास्थ्य ऐप, ऑटोमेटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता विशिष्ट नवाचार के साथ कस्टम निर्मित डिज़ाइन, शिक्षा एवं सेवाएं, AI मानव सहयोग के माध्यम से व्यक्तिगत शिक्षण तथा कुशल सेवा वितरण, संधारणीयता, चक्रीय अर्थव्यवस्था के तरीके, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग और पर्यावरण आधारित निर्माण। औद्योगिक क्रांति 5.0 को आगे बढ़ाने के प्रमुख तकनीकी परिवर्तन में AI समावेश था। AI और रोबोटिक्स दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करना, जिसमें मनुष्य रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित कर सके। एज कंप्यूटिंग स्रोत के करीब डेटा संसाधित करना, जिससे गति एवं
और गोपनीयता सुनिश्चित होती है। 5G या 6G और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, नए संचार मोड और तीव्र कनेक्टिविटी, IoT और बिग डेटा, पूर्वानुमान विश्लेषण, रियल टाइम निगरानी और बेहतर निर्णय, 3D प्रिंटिंग और ब्लॉकचेन, मांग पर अनुकूलित उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता, रिमोट वर्क इकोसिस्टम, क्लाउड पीपल और आभासी वर्चुअल उद्योग का उदय, औद्योगिक क्रांतियों का विकास, उद्योग 1.0, जल और वाष्प ऊर्जा का उपयोग करके मशीनीकरण, उद्योग 2.0, विद्युत द्वारा सक्षम बड़े पैमाने पर उत्पादन, उद्योग 3.0, इलेक्ट्रॉनिक और IT का उपयोग करके संचालन, उद्योग 4.0, IoT, AI, साइबर भौतिक प्रणालियों के साथ डिजिटल परिवर्तन, उद्योग 5.0, मानव मशीन सहयोग, कल्याण, स्थिरता और समावेशिता पर केंद्रित है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण ASI 2023-24 सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्फी ने वित्त वर्ष 2023-24 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के लिए वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण ASI का परिणाम जारी किए हैं। ASI 2023 की मुख्य विशेषताओं में ASI 2023-24 में केंद्रीय नमूना आकार 83,620 जनगणना, 63,991 जनगणना और 19,639 नमूना। वर्ष 2023-22 की तुलना में 2023-24 में वर्तमान मूल्यों में वृद्धि हुई है। जीवी में 11.89% की वृद्धि, उत्पादन में 5.8% की वृद्धि, आपूर्ति में 4.71% की वृद्धि। वर्ष 2022-23-24 में इस वृद्धि के मुख्य कारक उद्योग थे जैसे कि मूल धातु निर्माण, मोटर वाहन, रासायनिक उत्पाद, खाद्य उत्पाद और दवा उत्पाद, जिसके परिणामस्वरूप 48% क्षेत्र के कुल उत्पादन में योगदान हुआ। 6.35% उत्पादन वृद्धि हुई है। 12.29% की जीवीय वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र ने पिछले दशक 2014 से 15 में से 2023-24 के दौरान 57 लाख से अधिक रोजगार जोड़े हैं। वर्ष 2022-23 की तुलना में रोजगार में साल दर साल 5.92% की मजबूत वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2022-23 की तुलना में प्रति व्यक्ति औसत पारिश्रमिक में 5.6% की वृद्धि हुई है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण ASI भारत में औद्योगिक सांख्यिकी का प्राथमिक स्रोत है। विधिक आधार सांख्यिकी संग्रह संशोधन अधिनियम 2017 के तहत संचालित है। जारीकर्ता मॉस्फी NSO के औद्योगिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा। उद्देश्य उत्पादन, मूल्य संवर्धन, रोजगार, पूंजी निर्माण तथा उद्योगों में संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराना है। कवरेज या विस्तार में शामिल कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत फैक्ट्रियां धारा 2MI और 2MII बीड़ी एवं सिगार निर्माण प्रतिष्ठान, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम 1966, विद्युत उपक्रम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA में पंजीकृत नहीं हैं। 100 से अधिक या बराबर 100 के बराबर या 100 से अधिक श्रमिकों की वाली इकाइयाँ राज्यों के बिजनेस रजिस्टर एस्टेब्लिशमेंट BRI से अपवर्जन में रक्षा प्रतिष्ठान, तेल भंडारण और वितरण डिपो, विभागीय इकाइयाँ जैसे रेलवे कार्यशालाएँ, गैस भंडारण इकाइयाँ। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में IIP के आधार वर्ष में संशोधन। भारत औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तन की ओर को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार वर्ष संशोधित 22-23 कर दिया गया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक औद्योगिक उत्पादन IIP की औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापने वाला मासिक सांख्यिकी सूचकांक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक केवल हेतु अंतर्राष्ट्रीय एवं संस्थाएं IR, IIP
के दिशा निर्देशों के अनुसार इसमें खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं तथा अपशिष्ट प्रबंधन को शामिल किया गया है। त्रैमासिक सकल मूल्यवर्धन जीवीए की गणना हेतु महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करता है। आईआईपी के आधार वर्ष के बारे में देखें तो आधार वर्ष वह संदर्भ वर्ष है जिसके सापेक्ष वर्तमान औद्योगिक उत्पादन को मापा जाता है। भारत 1937 से अब तक आईआईपी का आधार वर्ष 9 बार संशोधित किया गया है। नवीनतम जीडीपी आधार वर्ष 2022-23 के अनुरूप है। अखिल भारतीय आईआईपी उद्देश्य पूरे भारत में औद्योगिक उत्पादन को ट्रैक और उनकी निगरानी करना। उत्पत्ति इसका संकलन 1937 में 15 प्रमुख उद्योगों की कवरेज के साथ शुरू हुआ था, जो चयनित उद्योग उत्पादन में 90% से अधिक को कवर करता है। 1950 में इसे मासिक श्रृंखला के रूप में जारी किया गया। संकलन कर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, जो सांख्यिकी कार्यालय और कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्फी के तहत कार्य करता है। आधार वर्ष संशोधन की आवश्यकता नए उत्पादों को प्रतिबिंबित करने के लिए अप्रचलित वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से हटाने, अपडेटेड क्षेत्रीय भार और तेजी से विकसित हो रही बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्थाओं में संरचनात्मक परिवर्तनों को शामिल करने हेतु आवश्यक है। अनुसंधान और नवाचार क्षेत्र में भारत की प्रगति हाल ही में इमर्जिंग साइंस प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 के अवसर पर अनुसंधान विकास नवाचार RDI योजना का शुभारंभ किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित ESTIC 2025 में विकसित भारत @ 2047 अग्रणी सतत नवाचार विषय के तहत 3000 से अधिक वैश्विक विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया है। भारत में नवाचार के लिए संस्थागत और नीतिगत ढांचे के बारे में शीर्ष अनुसंधान और नवाचार संस्थान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF अधिनियम 2023 के तहत स्थापित फरवरी 2024 से परिचालन में है। विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार STI को रणनीतिक दिशा प्रदान करता है। लक्षित कोष में 50,000 करोड़ 2023 से 28 तक केंद्र सरकार से 14,000 करोड़, शेष उद्योग और परोपकार से। उद्देश्य अकादमिक उद्योग सहयोग, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप उच्च अनुपालन वाले अनुसंधान, क्षेत्रीय विशिष्ट नवाचार एजेंसियों में राष्ट्रीय भू राजनीतिक नीति 2022 विजन लक्ष्य 2035 तक भारत को वैश्विक रूप से अग्रणी बनाना है। शासन, व्यवसाय और अनुसंधान के लिए भू-स्थानिक डेटा तक पहुंच का उदारीकरण करता है। मानचित्र और डेटा पारिस्थितिकी तंत्र और भू-स्थानिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देता है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 अंतरिक्ष क्षेत्र में शासन के लिए एकीकृत ढांचा, निजी भागीदारी को सक्षम बनाने वाले 2020 के अंतरिक्ष सुधारों पर आधारित है। अंतरिक्ष नीति 2023 अंतरिक्ष क्षेत्र में शासन के लिए एकीकृत ढांचा, निजी भागीदारी को सक्षम बनाता है। निजी अंतरिक्ष भागीदारी को सक्षम बनाने वाले 2020 के अंतरिक्ष सुधारों पर आधारित है। निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, मार्गदर्शन करने, अधिकृत करने के लिए इन स्पेस को नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित करता है। सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक लाभों के साथ एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग विकसित करता है। बायो E3 नीति 2024 और अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी अगस्त 2024 में अनुमोदित। मुख्य क्षेत्र में बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो AI, बायो फाउंड्री और संबंधित विषय। जीव विज्ञान के औद्योगिकरण और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करता है। नवाचार और उद्यमिता प्रोत्साहन, अटल नवाचार मिशन AIM 2.0 नीति आयोग के तहत 2016 में शुरू किया गया, मार्च 2028 तक विस्तारित है। आवंटन 2,750 करोड़। मुख्य घटक में स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब ATL
विश्वविद्यालयों उद्योगों में अटल इनोवेशन सेंटर AIC बनाना है। अनुसंधान क्षमता और बुनियादी ढांचा योजना में फर्स्ट FIST विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना है। SAIF और साथी सेफ और साथी उन्नत विश्लेषण एवं और तकनीकी अनुसंधान सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना है। CURIE महिला विश्वविद्यालयों में अनुसंधान क्षमता को मजबूत करता है। PURSE उच्च गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयों अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता का समर्थन करता है। PAIR ANRF ने के नेतृत्व वाला हब एंड स्पोक मॉडल को उभरते संस्थानों को स्थापित संस्थानों के साथ जोड़ता है। DBT बिल्डर विश्वविद्यालयों में अंतःविषयक विज्ञान जीवन विज्ञान अनुसंधान क्षमता को बढ़ाता है। विज्ञान धारा योजना राष्ट्रव्यापी SIT क्षमता अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को सुदृढ़ करने हेतु केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत अनुसंधान विकास और नवाचार RDI योजना। उद्देश्य कम ब्याज दर पर दीर्घकालिक वित्त पोषण के माध्यम से भारत के अनुसंधान और विकास तंत्र को मजबूत बनाना है। निधि 1 लाख करोड़ रुपए। मुख्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैव प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष गहन तकनीकी रणनीतिक क्षेत्र। मुख्य घटक में स्टार्टअप के लिए डीप टेक ऑफ फंड FOF अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी। उच्च जोखिम उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं का वित्त पोषण कार्यान्वयन एजेंसी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। निगरानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान ANRF। राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण NIC। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSFI ने उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ एवं विश्व सांख्यिकी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण INC 2025 जारी की है। राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण INC भारत की आधिकारिक सांख्यिकी वर्गीकरण प्रणाली जिसका उपयोग सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकरण हेतु किया जाता है। उद्देश्य में राष्ट्रीय लेखा उद्योग सर्वेक्षण तथा आधिकारिक सांख्यिकी के लिए आर्थिक आंकड़ों के समान सुसंगत संग्रह संकलन प्रसार के सुनिश्चित करना है। प्राधिकरण में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSFI द्वारा विकसित और अनुरक्षित है। अनुप्रयोग में कंपनी पंजीकरण GST फाइलिंग श्रम औद्योगिक सर्वेक्षण आर्थिक गणनाएं औद्योगिक लाइसेंसिंग तथा राष्ट्रीय आय लेखांकन में उपयोग। NIC 2025 की प्रमुख विशेषताओं में 6 डिजिट कोडिंग प्रणाली पूर्ववर्ती 5 डिजिट NIC 2008 में अब 6 डिजिट प्रणाली होगी। उन्नत संरचना में उन्नयन जिससे सूक्ष्म स्तर पर का वर्गीकरण तथा नई आर्थिक गतिविधियों के लिए अधिक लचीलापन संभव होगा। विस्तारित मध्यस्थता सेवाएं विद्युत खुदरा लॉजिस्टिक स्वास्थ्य सेवा जैसे आयुष शिक्षा रियल टाइम स्टेट खाद्य सेवाओं में नई श्रेणियां बढ़ती मध्यस्थता अर्थव्यवस्था को परिलक्षित करने हेतु ग्रीन एवं पर्यावरणीय फोकस में कार्बन कैप्चर अपशिष्ट प्रबंधन तथा पर्यावरणीय पुनर्स्थापन की व्यापक कवरेज SDG एवं CSEEA फ्रेमवर्क के अनुरूप डिजिटल अर्थव्यवस्था की मान्यता क्लाउड अवसंरचना ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म आधारित सेवाएं तथा वेब सर्च पोर्टल्स के लिए पृथक श्रेणियां प्रौद्योगिकी निरपेक्ष डिजाइन गतिविधियों का वर्गीकरण उत्पादन या आउटपुट की प्रकृति के आधार पर प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के आधार पर नहीं। भारत में विनिर्माण क्षेत्र पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के समान
परिस्थितियों के बावजूद भारत में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में लगभग 70% पर स्थिर बनी हुई है, जिसके चलते यह आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के प्रमुख चालक के रूप में अपेक्षित भूमिका निभाने में सक्षम नहीं रहा है। भारत में विनिर्माण क्षेत्र विनिर्माण, श्रम, मशीनरी, उपकरण, रासायनिक जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से कच्चे माल को तैयार या अर्ध-तैयार वस्तुओं में परिवर्तित करने संबंधी गतिविधियाँ जीडीपी में 15.9% हिस्सेदारी 23-24 में थी, जबकि 2013-14 में स्थिर मूल्यों पर यह 16.7% थी। विनिर्माण वृद्धि को प्रोत्साहन करने वाले नीतिगत परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन NMM बजट 2025-26 में एकीकृत नीति कार्यान्वयन ढांचा, सतत विनिर्माण, सोलर पीवी, ईवी बैटरियां, ग्रीन हाइड्रोजन, पवन ऊर्जा पर फोकस, नेट जीरो लक्ष्य 2070 के अनुरूप जीएसटी सुधार, जीएसटी 2.0, 2 स्लैब संरचना के माध्यम से अनुपालन लागत में कमी और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI 1.97 लाख करोड़ का परिव्यय 14 रणनीतिक क्षेत्रों को कवर करता है। वृद्धिशील उत्पादन आधारित प्रोत्साहन संरचना, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 लॉजिस्टिक लागत में कमी तथा 2030 तक LPI में शीर्ष 25 रैंक का लक्ष्य है। स्टार्टअप इंडिया एवं औद्योगिक कॉरिडोर, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र 17.69 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करता है। समर्थ उद्योग 4.0 2017 में विशेषकर MSME हेतु उद्योग 4.0 IoT AI रोबोटिक्स के अंगीकरण को प्रोत्साहन करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की भूमिका, जीडीपी में योगदान, भारत में जीडीपी का लगभग 70% सरकार का लक्ष्य मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों के माध्यम से 2030 तक इसे 25% बढ़ाना है। विनिर्माण उत्पादन वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4.26% की वृद्धि। विनिर्माण कुल औद्योगिक उत्पादन IIP के 77% का योगदान देता है, जिसका नेतृत्व बुनियादी धातु, बिजली, उपकरण और मशीनरी द्वारा किया जाता है। रोजगार कारबल में 11.4% को रोजगार देता है। कृषि में 45% और सेवाओं में 29% की तुलना में निर्यात विनिर्माण निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले 5 महीनों में 2.52% वार्षिक बढ़कर 184.13 बिलियन डॉलर हो गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI भारत में 2014 से 2025 के दौरान 748.78 बिलियन डॉलर FDI आकर्षित किया है, जो पिछले दशक की तुलना में 143% की वृद्धि है। वित्तीय वर्ष 2025 में FDI 81.4 बिलियन डॉलर था, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र में FDI 18% से बढ़कर 19.04 बिलियन डॉलर हो गया। विनिर्माण गतिविधियों के प्रमुख चालक में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण 11 वर्षों में उत्पादन में 6 गुना और निर्यात में 8 गुना वृद्धि हुई। मूल्यवर्धन 30% से बढ़कर 70% हुआ। वित्त वर्ष 2026-27 में 90% का लक्ष्य है। भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक 4 बिलियन डॉलर से अधिक का FDI प्रवाह हुआ है। फार्मास्यूटिकल में विश्व का फार्मेसी वैश्विक स्तर पर मात्रा वॉल्यूम तीसरा और मूल्य वैल्यू में 14वां है। वैश्विक टीकों 50%, अमेरिकी जेनेरिक दवाओं को 40% आपूर्ति करता है। बाजार का आकार 2030 तक 130 बिलियन डॉलर और 2047 तक 450 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। ऑटोमोबाइल्स जीडीपी में 7.1% और विनिर्माण में जीडीपी में लगभग 49% का योगदान है। उत्पादन 3.1 करोड़ वाहन। वित्त वर्ष 2024 से 25 विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। वस्त्र और परिधान में जीडीपी में 2.3% औद्योगिक उत्पादन में
औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% का योगदान। 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार 2030 तक 350 बिलियन डॉलर का अनुमान है। 4,445 करोड़ की सहायता के साथ पीएम मित्र उद्यान, हरित विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और अपशिष्ट न्यूनीकरण में निवेश वृद्धि। सोलर पीवी के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना में 65 गीगावाट क्षमता जोड़ने की उम्मीद है। कौशल विकास, पीएमकेवीवाई और संबंध कार्यक्रम कारवल को एआई, आईओटी, रोबोटिक्स जैसी भूमिकाओं के लिए तैयार कर रहा है। अब डच डिजीज तंत्र यह स्पष्ट करता है कि बड़े इनकम विंडफॉल आय अप्रत्याशित लाभ इनकम विंडफॉल किस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में सापेक्ष कीमतों को विस्तृत करते हैं, जिससे वास्तविक विनिमय दर में अभिमूल्यन होता है और व्यापार योग्य क्षेत्रों को क्षति का सामना करना पड़ता है। मुद्रा की मूल्य वृद्धि से आयात सस्ते तथा निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप विनिर्माण क्षेत्र कमजोर पड़ता है। भारतीय संदर्भ में अर्ध अप्रत्याशित लाभ क्वासी विंडफॉल सार्वजनिक क्षेत्र की आय में सतत विस्तार अप्रत्याशित लाभ की मांग अप्रत्याशित लाभ की भांति कार्य करती है। प्रेषण तंत्र में वेतन आधारित मांग वेज लेड डिमांड वास्तविक विनिमय दर में वृद्धि को प्रेरित करता है। परिणाम में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी तथा सेवाओं एवं आयात पक्ष में उद्योग विस्थापन क्राउडिंग आउट। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाला 27वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPSE बन गया है। नवरत्न दर्जे का लाभ में वित्तीय एवं परिचालन स्वायत्तता, सरकारी अनुमोदन के बिना 1,000 करोड़ तक या कुल संपत्ति नेटवर्थ में 15% तक का निवेश की अनुमति, संयुक्त उपक्रम JV सहायक कंपनियां स्थापित करने तथा विलय एवं अधिग्रहण को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने की क्षमता, प्रबंधकीय लचीलापन, मानव संसाधन, पूंजी व्यय और रणनीतिक परिचालन में त्वरित निर्णय लेने की शक्ति, जिसमें दक्षता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होती है। बाजार एवं निवेशक विश्वास में सुधार, बढ़ी हुई स्वायत्तता में निवेशक विश्वास सुदृढ़ होता है। वैश्विक अवसरों का विस्तार और दीर्घकालिक विकास को गति मिलती है। CPSE वर्गीकरण के मानदंड में नवरत्न दर्जा एवं शेयर बाजार में सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। पिछले 3 वर्षों में औसत के रूप में 25,000 करोड़ से अधिक के टर्नओवर, 15,000 करोड़ से अधिक की निवल संपत्ति तथा 5,000 करोड़ से अधिक की कुल लाभ सार्वजनिक निवेश स्वायत्तता प्रदान करता है। नवरत्न में मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा अनिवार्य है। पिछले 5 वर्षों में 3 वर्ष में उत्कृष्ट यह बहुत अच्छा MOU रेटिंग है। 60/100 का न्यूनतम समग्र स्कोर, जिससे मध्यम स्तर पर स्वायत्तता प्राप्त होती है। मिनी रत्न श्रेणी 1 पिछले 3 वर्षों में कम से कम 1 वर्ष में 30 करोड़ से अधिक कर पूर्व लाभ तथा धनात्मक निवल संपत्ति। मिनी रत्न श्रेणी 2 पिछले लगातार 3 वर्षों में लाभ तथा धनात्मक निवल संपत्ति। बुनियादी ढांचा बंदरगाह आधारित विकास। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विंझिगम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी के बहुउद्देशीय बंदरगाह विंझिगम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट को देश को समर्पित किया है। केरल के विंझिगम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट के उद्घाटन के साथ भारत आधिकारिक तौर पर वैश्विक कंटेनर ट्रांसशिपमेंट लीग में शामिल हो गया है। विंझिगम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी के
बहुउद्देशीय बंदरगाह है। यह भारत का प्रथम डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है जिसे कंटेनर एवं बहुउद्देशीय कार्गो संचालन हेतु डिज़ाइन किया गया है। बंदरगाह का विकास पीपीपी मॉडल के अंतर्गत डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र DBFOT आधार पर किया गया है। रणनीतिक अवस्थिति यूरोप फारस की खाड़ी, सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले प्रमुख बंदर हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मार्गों से प्राप्त 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित 18 से 20 मीटर की गहराई के कारण बड़े पोतों के लिए उच्च सुलभता सुनिश्चित करता है। प्रौद्योगिकी उन्नयन भारत का प्रथम अर्ध स्वचालित बंदरगाह जिसमें AI संचालित नियंत्रण कक्ष, देश की प्रथम स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली VTMS स्थापित किया गया है, जिससे पोतों का टर्न अराउंड समय घटता है। यातायात प्रवाह का अनुकूलन तथा रियल टाइम अपडेट के माध्यम से बड़े जहाज़ों के संचालन की क्षमता बढ़ती है। आर्थिक प्रभाव वर्तमान में भारत का लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो विदेशों में संचालित होता है। यह बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं पर निर्भरता घटाने का लक्ष्य रखता है। घरेलू स्तर पर ट्रांसशिपमेंट के संचालन से भारत की प्रतिवर्ष $200 से 220 बिलियन तक की संभावित राजस्व हानि से बचत होने की अपेक्षा है। भविष्य का विकास विंझगम बंदरगाह के द्वितीय और तृतीय चरण के पूर्ण होने पर इसकी क्षमता 1 मिलियन TEU से बढ़कर 2028 में 3 मिलियन TEU प्रतिवर्ष होने की संभावना है। भारत का समुद्री विकास परिवर्तन का दशक कार्गो वृद्धि बंदरगाह है। भारतीय बंदरगाहों में 1594 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का वहन किया जो 972 MMT से बढ़कर यहाँ तक पहुँचा है। 2013-14 तक बंदरगाह क्षमता, परिचालन क्षमता और क्षमता में सुधार करते हुए बंदरगाह की क्षमता 87% का विस्तार हुआ है। क्षमता के लाभ में जहाज़ों का टर्न अराउंड टाइम, वापसी का समय, आधार डेटा 48 घंटे रह गया है, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप है। तटीय शिपिंग की मात्रा में 118% की वृद्धि, जो सुदृढ़ घरेलू कनेक्टिविटी को दर्शाता है। अंतर्देशीय जलमार्ग माल ढुलाई की आवाजाही में 7 गुना की भारी वृद्धि हुई है, जिससे नए लॉजिस्टिक कॉरिडोर खुले हैं। वैश्विक पहचान में विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 9 भारतीय बंदरगाहों की जगह मिली है, जो बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का संकेत है। भारत में पोर्ट आधारित विकास बंदरगाह अवसंरचना एवं संपर्कता का रणनीतिक उपयोग करते हुए आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण तथा व्यापार की गति देने की अवधारणा। इसके अंतर्गत लॉजिस्टिक नेटवर्क, औद्योगिक क्लस्टर तथा तटीय आर्थिक क्षेत्र CEZ के माध्यम से बंदरगाहों का हिंटरलैंड अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण किया जाता है। महत्व में भारतीय कुल व्यापार का लगभग 95% मात्रा के आधार पर तथा 70% मूल्य के आधार पर बंदरगाहों के माध्यम से संचालित होता है, जिसमें वे आर्थिक विकास, वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। SEZ नियम 2006 में संशोधन भारत सरकार के सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नियम 2006 के प्रमुख प्रावधानों में सरलता प्रदान की है। SEZ नियम 2006 हालिया संशोधन किए गए हैं, जिसका उद्देश्य अधिक निवेश आकर्षित करना, परिचालन अनुकूलन को बढ़ावा देना। विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम में किए गए संशोधन में पूर्व प्रावधान न्यूनतम भूमि आवश्यकता, सेमीकंडक्टर SEZ के लिए न्यूनतम
50 हेक्टेयर सतत भूमि अनिवार्य थी। नए प्रावधान में घटाकर 10 हेक्टेयर किया गया है। भार मुक्त भूमि की शर्त, भूमि कानूनी विवादों या स्वामित्व दावों से मुक्त होने का अनिवार्य। नए प्रावधान में अनुमोदन बोर्डों को अब इस शर्त से सरलता प्रदान करने का अधिकार है। एसईजेड में घरेलू बिक्री, एसईजेड इकाइयाँ मुख्यतः निर्यात उन्मुख घरेलू बिक्री पर प्रतिबंध है। सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयाँ अब घरेलू बाजार में बिक्री कर सकती हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र किसी देश के भीतर ऐसे निर्धारित क्षेत्र होते हैं जहां देश के अन्य भू क्षेत्रों की तुलना में विभिन्न व्यापार एवं व्यवसाय कानून लागू होते हैं। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005, एसईजेड एक्ट 2005 तथा एसईजेड नियम 2006 को निर्यात संवर्धन, विदेशी निवेश आकर्षण तथा आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। एसईजेड श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि मुक्त क्षेत्र एफजेड, औद्योगिक एसेट्स आई फ्री पोर्ट्स फ्री ट्रेड जोन एफटीजेड तथा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड। एसईजेड अधिनियम 2005 एवं एसईजेड नियम 2006 की प्रमुख विशेषताओं में विनियामक ढांचा एसईजेड के लिए स्थिर एवं पूर्वानुमान नीतिगत वातावरण प्रदान करता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस एसईजेड निर्माणकर्ता एवं इकाइयों हेतु अनुमोदन प्रक्रियाओं का सरलीकरण, कर प्रोत्साहन, आयकर अवकाश प्रथम 5 वर्ष तक 100% छूट, अगले 5 वर्ष तक 50% और इसके बाद 5 वर्षों के लिए 50% पुनर्निवेश भत्ता। शुल्क मुक्त आयात या निर्यात में एसईजेड के विकास, संचालन, अनुरक्षण हेतु आयातित अथवा घरेलू रूप में क्रय की गई वस्तुओं पर कोई सीमा शुल्क नहीं। जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर का लाभ, जीएसटी के अंतर्गत छूट या मुक्ति पूर्व में केंद्रीय उत्पाद वीएटी आदि के अंतर्गत उपलब्ध छूट। विदेशी निवेश, भारत अधिकांश क्षेत्रों में जिसमें विनिर्माण और संरचना एसईजेड निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर शामिल है। सेमीकंडक्टर की शर्तों के तहत संचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति देता है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र केएसईजेड ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। वर्ष 1965 में स्थापित यह एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड था। इसे भारत के प्रथम हरित औद्योगिक शहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। एसईजेड नीति सुधार का बाबा कल्याणी समिति वर्ष 2018 में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड नीति की समीक्षा हेतु गठित की गई। सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एसएमएफसीएल हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्री ने भारत की प्रथम समुद्री क्षेत्र की एनबीएफसी सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एसएमएफसीएल का उद्घाटन किया है। सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एसएमएफसीएल पंजीकरण आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में औपचारिक रूप में पंजीकरण प्रकार मिनीरथ श्रेणी 1 का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सीपीएसई बंदरगाह, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय एमओपीएसडब्ल्यू के अधीन उद्देश्य में समुद्री क्षेत्र में विद्यमान वित्तीय अंतराल को कम करना तथा क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित वित्तीय समाधान उपलब्ध कराना। लक्षित लाभार्थी में एसएमएफसीएल का लक्ष्य निम्नलिखित हितधारकों को सशक्त बनाना है। बंदरगाह प्राधिकरण एवं शिपिंग कंपनियों, जहाज निर्माण एवं लॉजिस्टिक फर्म्स, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा स्टार्टअप्स, बार्ज क्रूज जहाज और मछली पकड़ने वाले उद्योगों वाले पोतों के संचालन, समुद्री शिक्षा और अनुसंधान संस्थान,
नीति आयोग की रिपोर्ट, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन। हाल ही में नीति आयोग ने $200 बिलियन के अवसर को अनलॉक करना भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी अनलॉक अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक रिपोर्ट जारी की, जिसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी संक्रमण को तीव्र करना है। भारत 2030 तक कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रॉनिक वाहन की 30% हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। ईवी अंगीकरण का लक्ष्य भारत 2030 तक कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रॉनिक वाहन की 30% हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। 2024 में 2.8 मिलियन यूनिट ईवी बिक्री दर्ज की गई। यह संस्करण ईंधन बचत, आयात निर्भरता में कमी, रोजगार सृजन तथा उत्सर्जन न्यूनीकरण के माध्यम से $200 बिलियन की आर्थिक संभावना को साकार कर सकता है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य भारत में ईवी अंगीकरण की गति में वृद्धि हुई है, किंतु पैमाने गति तथा परिपक्वता के संदर्भ में यह अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन जैसे अग्रणी बाजारों से पीछे है। 5 शहर 5 वर्ष रणनीति। प्रथम चरण में 5 चयनित पायलट शहरों में 100% इलेक्ट्रॉनिक बसों, तिपतिया वाहनों, अंतिम मील परिवहन का पूर्ण विद्युतीकरण। तत्पश्चात चरणबद्ध रूप से 100 शहरों तक विस्तार। बैटरी एज अ सर्विस BaaS। ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए प्रारंभिक पूंजीगत लागत को कम करने हेतु बैटरी लीजिंग आधारित मॉडल को प्रोत्साहन। खंडवार प्रगति इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों में तीव्र वृद्धि। इलेक्ट्रॉनिक बसों में सीमित किंतु स्थिर प्रगति। इलेक्ट्रॉनिक कारों का अंगीकरण अपेक्षाकृत धीमा है। लंबी दूरी के इलेक्ट्रॉनिक ट्रकों की उपस्थिति नगण्य है। वर्तमान स्तर 2024 में ईवी की हिस्सेदारी 7.6% रही, जो क्रमिक वृद्धि को दर्शाता है। प्रमुख बाधाओं में ईवी अंगीकरण की धीमी प्रारंभिक गति, चार्जिंग और संरचना की अपर्याप्तता तथा आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित संरचनात्मक अंतराल। आगामी आवश्यकता 2030 तक 30% ईवी बिक्री लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अगले 5 वर्ष में ईवी अंगीकरण की दर से 22% से अधिक बढ़ाना अनिवार्य होगा। कॉर्पोरेट औसत ईंधन क्षमता CAFE मानदंड ऐसे विनियामक मानदंड जिसके अंतर्गत वाहन निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी वित्तीय वर्ष में बेचे गए वाहनों के पूरे बेड़े फ्लीट की औसत ईंधन दक्षता एक निर्धारित स्तर को पूरा करे तथा इसे परिणामस्वरूप औसत कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन का अधिकतम सीमा के भीतर रहे। CAF मानदंड बनाम भारत स्टेज मानदंड CO2 उत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं। जलवायु परिवर्तन NOx COPM जैसे प्रदूषकों को नियंत्रित करते हैं। वायु गुणवत्ता परिधि में पूरे वाहन बेड़े को औसत बिक्री पर लागू प्रत्येक व्यक्तिगत वाहन मॉडल पर लागू। उद्देश्य में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी एवं ईंधन अर्थव्यवस्था में सुधार। ग्रीन हाउस हानिकारक प्रदूषकों में कमी लाकर स्थानीय वायु गुणवत्ता में सुधार। भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 की तीसरी वर्षगांठ मनाई गई है। मेक इन इंडिया के 1 दशक के अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारत में लॉजिस्टिक लागत पर वैज्ञानिक पद्धति
तैयार पहली रिपोर्ट का विमोचन किया है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय उपयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद AER द्वारा DPIIT के लिए तैयार की गई है। प्रमुख पहलों में औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली IPRS 3.0 निवेशकों को पारदर्शी सूचना उपलब्ध कराता है तथा राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक LDB 2.0 लॉजिस्टिक मूल श्रृंखला को ट्रैकिंग, निगरानी एवं दक्षता को सुदृढ़ करता है। विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक की सुगमता लीड्स 2025 राज्यों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन की बेंचमार्क पर आधारित योजना है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति सितंबर 2022 में PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान NMP के पूरक के रूप में यह नीति प्रक्रिया पुनर्गठन, डिजिटलीकरण, मल्टी मॉडल परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह महत्वपूर्ण प्रयास क्योंकि उच्च लॉजिस्टिक लागत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है। भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक लॉजिस्टिक नीति की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक लागत अधिक है। लक्ष्य लागत में कटौती लॉजिस्टिक लागत में 2030 तक वैश्विक मानकों के करीब लाने के लिए इसे GDP में 14 से 18% से घटाकर 8% के वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों तक लाना है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर कुछ यूरोपीय देशों में लॉजिस्टिक लागत टू GDP अनुपात इतना ही कम है। वर्तमान लागत GDP का 16% है। डेटा संचालित निर्णय सहायता प्रणाली DSS एक कुशल लॉजिस्टिक परितंत्र को सक्षम करने के लिए डेटा संचालन रणनीतियाँ सहायता प्रणाली निर्मित करना। नीति का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि लॉजिस्टिक संबंधी समस्याएं न्यूनतम हों, निर्यात कई गुना बढ़े और लघु उद्योगों एवं उनके कार्य करने वाले लोगों को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। प्रमुख आधार स्तंभ में डिजिटल एकीकरण प्रणाली ये निर्बाध एवं तीव्र प्रवाह की ओर ले जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक प्रणाली अत्यधिक कुशल हो जाएगी। एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक और परिवहन क्षेत्र में सभी डिजिटल सेवाओं को एक ही पोर्टल में समाहित करना है, जिसमें निर्माताओं और निर्यातकों को वर्तमान में लंबी बोझिल प्रक्रिया से मुक्ति मिल सके। लॉजिस्टिक सेवा की सुगमता E-लॉक्स एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म उद्योग को त्वरित समाधान के लिए सीधे सरकारी एजेंसियों के साथ परिचालन संबंधी मुद्दों को उठाने की अनुमति देगा। व्यापक लॉजिस्टिक कार्य योजना CLAP इसे एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक प्रणाली, भौतिक परिसंपत्ति का मानकीकरण, सेवा मानकों की बेंचमार्किंग, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, लॉजिस्टिक पार्क विकास आदि शामिल हैं। लॉजिस्टिक क्षेत्र में प्रमुख सरकारी पहल में सागरमाला पहल 2015 लॉजिस्टिक लागत कम करने, बंदरगाह दक्षता में सुधार, तटीय सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक डेटा बैंक LDB 2016 में एक्जिम कार्गो पर नज़र रखता है। अक्टूबर 2024 तक 75 मिलियन से अधिक कंटेनरों की निगरानी की गई। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP 2017 में सागरमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर वेयर हाउसिंग और भंडारण केंद्र, GST कर सुधार, GST और ई-वे बिल। GST 2017 में वस्तुओं की आवाजाही व्यवस्थित करने के लिए पारगमन में देरी में कमी तथा कराधान को सरल बनाना। PM गति शक्ति मास्टर प्लान NMP मल्टी मॉडल परिवहन को एक समन्वित नेटवर्क में एकीकृत करने के लिए अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया। लीड्स राज्यों को लॉजिस्टिक सुगमता, बुनियादी ढांचे, सेवाएं, विनियामक वातावरण और स्थिरता का आकलन करने वाली विशिष्ट
आकलन करने वाली वार्षिक रिपोर्ट। गतिशक्ति विश्वविद्यालय जीएसवी परिवहन और रसद शिक्षा के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय है। समर्पित माल ढुलाई गलियारा डीएफसी पूर्वी डीएफसी लुधियाना से सोननगर 1337 किलोमीटर, पश्चिमी डीएफसी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल में दादरी 1506 किलोमीटर। लीप्स 2025। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में लीप्स 2025 का शुभारंभ किया, जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया है। लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड लीप्स 2025 ये लॉजिस्टिक उत्कृष्टता बेंचमार्क तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने हेतु एक फ्लैगशिप पहल है। यह पहल राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NLP और PM गति शक्ति के उद्देश्यों के अनुरूप है। प्रारंभकर्ता में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है। उद्देश्य में भारत में लॉजिस्टिक परितंत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं, नवाचार एवं नेतृत्व को मान्यता और एवं प्रोत्साहन प्रदान करना है। सरकार उद्योग एवं अकादमिक जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर दक्षता प्रत्यास्थता को प्रोत्साहित करता है। श्रेणियों में 5 खंडों के अंतर्गत 13 श्रेणियों के आवेदन आमंत्रित हैं। मुख्यतः कोर लॉजिस्टिक, वायु, सड़क, रेल, समुद्री, मल्टी मॉडल एवं वेयरहाउस सेवा प्रदाता, MSME में लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता, स्टार्टअप में लॉजिस्टिक प्रौद्योगिकी एवं परिचालन सेवा प्रदाता संस्थाएं, लॉजिस्टिक को प्रोत्साहन करने वाले शैक्षिक संस्थान। विशेष श्रेणियों में ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक एवं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स 3PL सेवाएं प्रदाता। संधारणीयता पर ध्यान, ग्रीन लॉजिस्टिक ESG, पर्यावरण सामाजिक और शासन प्रथाओं तथा नवाचार पर विशेष बल, ताकि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की दृष्टि के अनुरूप संरेखण सुनिश्चित हो सके। ब्लू पोर्ट्स भारत और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने भारत में ब्लू पोर्ट और संरचना को सुदृढ़ करने हेतु तकनीकी सहायता कार्यक्रम TCP समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत में ब्लू पोर्ट फ्रेमवर्क, स्मार्ट सतत समावेशी मत्स्य बंदरगाहों का विकास, नोडल मंत्रालय मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुधन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत विशेषताओं में प्रौद्योगिकी एकीकरण, बंदरगाह परिचालन की दक्षता हेतु 5G AI स्वचालन, IoT डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं तथा उपग्रह संचार का अंगीकरण, पर्यावरण अनुकूलन अवसंरचना, वर्षा जल संचयन, ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था, सीवेज उपचार तथा समुद्री अपशिष्ट की सफाई, जलवायु प्रत्यास्थता में सतत प्रथाओं को सुनिश्चित करना तथा समुद्री खाद्य निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करना। प्रमुख संवर्धन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY तथा मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना विधि विकास निधि FIDF द्वारा समर्थित पायलट परियोजना PMMSY के अंतर्गत 3 स्मार्ट एवं एकीकृत मत्स्य बंदरगाह स्वीकृत किए गए हैं। कुल परिव्यय लागत 369.8 करोड़। वणक बारा द्वीप, जखाऊ गुजरात, कराईकल पुदुचेरी में केस स्टडी, पोर्ट ऑफ विगो स्पेन। ये बंदरगाह वैश्विक स्तर पर संधारणीयता एवं नवाचार का मॉडल माना जाता है। बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना। केंद्रीय बंदरगाह पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने तमिलनाडु के तूतीकोरन स्थित VO चिदम्बरम VOC बंदरगाह पर भारत की प्रथम पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है।
ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना, ग्रीन शिपिंग, संधारणीयता, ऊर्जा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन करना, बंदरगाह परिचालन में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी लाना, वीओसी बंदरगाह को दक्षिण भारत में ग्रीन बंकरिंग रिफ्यूलिंग के एक हब के रूप में विकसित करना, क्षमता में 10 एन क्यूब प्रति घंटा, अनुप्रयोग में बंदरगाह कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट्स के संचालन तथा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हेतु उपयोग, वीओ चिदम्बरम पोर्ट तुतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का तीसरा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। 11 जुलाई 1974 को प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थित है। इतिहास पूर्व में तुतीकोरिन पोर्ट के नाम से जाना जाता है। 2011 में स्वतंत्रता सेनानी वीओ चिदम्बरम, जिसे कडप्लोट्टिया तमिझम कहा जाता है के सम्मान में नामकरण, क्षेत्रीय व्यापार, कोयला हैंडलिंग एवं कंटेनर आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका, सागरमाला के अंतर्गत आधुनिकीकरण हेतु 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ उल्लेखनीय विस्तार, हरित हाइड्रोजन हब, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय NMRE ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM के अंतर्गत 3 प्रमुख बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया है। ग्रीन हाइड्रोजन हब ऐसी समर्पित औद्योगिक एवं अवसंरचनात्मक क्लस्टर होते हैं जहां ग्रीन या हरित हाइड्रोजन, सौर, पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर जल के विद्युत अपघटन तथा उत्पादित हाइड्रोजन का उत्पादन, भंडारण, परिवहन एवं बाह्य क्षेत्रीय उपयोग किया जाता है। ये क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य करते हैं जो उत्पादन, मांग और प्रौद्योगिकी को जोड़कर बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उपयोग को सक्षम बनाते हैं। यह मान्यता क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देता है, जिससे लॉजिस्टिक क्षमता सुनिश्चित होगी तथा प्रारंभिक चरण की परियोजनाओं की व्यवहार्यता सुदृढ़ होगी। मुख्य विशेषताओं में क्लस्टर आधारित मॉडल क्षेत्र विशिष्ट हाइड्रोजन प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, जो नवीकरणीय विद्युत उद्योग और लॉजिस्टिक का एकीकरण कर दक्षता और लागत में कमी सुनिश्चित करता है। अवसंरचना एकीकरण, उत्पादन इकाइयाँ, भंडारण सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क, पाइपलाइन, बंदरगाह का संयोजन जिसमें निर्बाध हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला विकसित होती है। नवाचार एवं अनुसंधान विकास R&D पर फोकस, प्रौद्योगिकी उन्नयन, पायलट परियोजना तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP को प्रोत्साहन, निर्यात उन्मुख, भारत के तटीय हब्स, कोस्टल हब्स के वैश्विक बाजार हेतु हरित हाइड्रोजन तथा अमोनिया के निर्यात प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करना है। नीतिगत और वित्तीय समर्थन, हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर HVIC योजना के मार्गदर्शन में राजकोषीय प्रोत्साहन, अवसंरचना अनुदान तथा R&D वित्त पोषण के माध्यम से समर्थन। ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता प्राप्त बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, कांडला गुजरात। यह पश्चिम गलियारे हब केंद्र के रूप में कार्य करता है जो निर्यात उन्मुख ग्रीन हाइड्रोजन परितंत्र की सुविधा प्रदान करता है। वीओ चिदम्बरम बंदरगाह प्राधिकरण, तुतीकोरिन तमिलनाडु यह दक्षिणी केंद्र जो वैश्विक व्यापार मार्गों के साथ हाइड्रोजन और अमोनिया बंकरिंग को सक्षम बनाता है। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण, पारादीप ओडिशा में औद्योगिक समूहों और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों में निकट स्थित यह पूर्वी गलियारे का हब या केंद्र है। राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण नक्शा केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि किसान कल्याण मंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नक्शा का उद्घाटन किया गया। नक्शा शहरी क्षेत्रों के भूमि अभिलेखन का सृजन एवं अपडेट कर भूमि स्वामित्व का सटीक एवं विश्वसनीय प्रलेख सुनिश्चित करना है।
विशिष्ट उद्देश्य में नागरिकों को सशक्त बनाना तथा ईज़ ऑफ लिविंग जीवन सुगमता में सुधार करना, शहरी नियोजन को सुदृढ़ करना तथा भूमि संबंधी विवादों में कमी, संपत्ति अभिलेख प्रशासन में पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ाना है। आईटी उद्योग प्रणालियों के माध्यम से सतत विकास का समर्थन, तकनीकी भागीदारी, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण, एरियल हवाई सर्वेक्षण का संचालन, हवाई सर्वेक्षण का संचालन तृतीय पक्ष विक्रेताओं के माध्यम से आर्थो रेक्टिफाइड इमेजनरी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराना। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम MPSEDC एंड-टू-एंड वेब GIS प्लेटफॉर्म का विकास। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक NICSI डेटा भंडारण सुविधा प्रदान करना है। राज्य और अन्य केंद्र शासित प्रदेश में आर्थो रेक्टिफाइड इमेजनरी के उपयोग से फील्ड सर्वेक्षण एवं ग्राउंड ट्रूथिंग पश्चात भूमि अभिलेख का अंतिम प्रकाशन। नोडल मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय। वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित, अनुमानित लागत 194 करोड़